हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 एनसीईआरटी चल रही थी अपनी, और ये है अपना चैप्टर नंबर 8 और ये अपना सब आता है इंडिया ज्योग्राफी के अंदर। यानी ये सब अपन जो पढ़ रहे हैं वो इंडिया ज्योग्राफी का ही पार्ट है। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, कृषि नाम है जिसका, और बाकी के 3 चैप्टर अपन ने पहले कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आज अपन कृषि के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है, किस प्रकार से होती है, कितने टाइप की होती है, और हम इसको अच्छी उत्पादकता कैसे कर सकते हैं, वो सब अपन इसी चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत में जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए किया जाएगा। फिर अब बात आती है असली की। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये होती हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी जो अपनी फसल होती है, जो अपना पौधा होता है, उसको उस पौधे से जो अपन आखिरी उत्पाद बनता है, उस उत्पाद तक 3 क्रियाएं शामिल होती है, जिसमें पहली होती है आर्थिक क्रियाएं, दूसरी होती है द्वितीयक, तीसरी होती है तृतीयक क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से हो। यानी प्राथमिक क्रियाओं में वो आते हैं जिन्हें हम सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं, या जिनका संबंध सीधे ही प्रकृति से हो, या वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हों, जैसे फल, सब्जियां, फसल, आटा का नाम है, सॉरी, चारा होता है। ये सब आते हैं प्राथमिक में। जैसे कृषि हो गई अपनी, मत्स्य यानी मछली पालन हो गया, संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाओं में आते हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाओं में अपन ने गेहूं उगाया तो प्राथमिक क्रियाओं में आ गया, और फिर उस गेहूं को हम किसी फैक्ट्री में बेच देंगे तो उस जो फैक्ट्री होती है वो फैक्ट्री गेहूं से डबल रोटी बनाने का काम करती है, तो ये आ जाएगा द्वितीय क्रिया का उदाहरण। रुई होती है, हम कपास का उत्पादन करते हैं, प्राथमिक क्रिया में आता है, रुई निकालते हैं, उसको फैक्ट्री में देते हैं, फैक्ट्री रुई से कपड़ा बनाती है, तो वो सब आ गया द्वितीय क्रियाओं में। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जैसे यातायात हो गया कि भाई खेत माल को खेत से कारखाने तक पहुंचाना और कारखाने से दुकानों तक पहुंचाना। व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। विज्ञापन से मतलब है जो डबल रोटी बनाने वाली कंपनी है, जो कारखाना है, वो अपनी डबल रोटी का विज्ञापन किस प्रकार से करेगा, कैसे करेगा, तो जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो आती हैं तृतीयक में। अब बात करते हैं कृषि की। तो यहाँ पर बताया गया है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल होता है। यानी फसलें उगाना, फलें उगाना, सब्जियां उगाना, फूल लगाना और पशुधन यानी पशुपालन करना, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में शामिल होते हैं, या फिर कृषि में शामिल होते हैं। ये सारी चीजें कृषि के अंतर्गत आती हैं, और कृषि एक प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। यानी विश्व की 50% आबादी कृषि से संबंधित कार्य करती है, और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। अब यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों यानी एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। अब आगे बात करें तो बताया गया है कि अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, जहाँ पर हमें फसलें उगाती हैं। कौन कौन सी फसलें, गेहूँ, चना, जौ, चावल, जो भी हो गया अपना, सब्जियाँ उगाते हैं, फलों के पेड़ लगाते हैं, फूलों के जो अपन बाग लगाते हैं, और पशुपालन करते हैं, वो सब आती है कृषिगत भूमि के अंतर्गत। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। यानी फसल उगाने के लिए भी अच्छी मृदा होनी चाहिए, अच्छी जलवायु होनी चाहिए, अच्छी वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, आर्द्रता होनी चाहिए, बारिश अच्छी होनी चाहिए। यानी ओवरऑल मौसम, मृदा कारक बहुत से होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं मृदा के, वो सब अच्छे होने चाहिए, तो ही वहाँ पर फसल अच्छी होगी। अब यहाँ पर मानचित्र बताया गया है विश्व का। यहाँ पर बताया गया है कि कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, यानी विश्व में कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पर कृषि भूमि अच्छे से होती है। देखो अपना पूरा भारत में लगभग लगभग हर जगह होती है कृषि।
ये थार का मरुस्थल हो गया, यहाँ पर नहीं होती। ये पाकिस्तान वाला इलाका हो गया, यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। उसके बाद देखो अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा हो, ये अमेरिका है यहाँ से यहाँ तक का, और अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें कृषि कितनी अच्छी होती है। इधर देखो जो अपना यूरोप है, यूरोप तो लगभग पूरा पूरा ही कृषि के लिए समृद्ध प्रदेश है, यानी यहाँ पर तो कृषि होती ही होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एकदम सूखा है, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर कृषि होती है। फिर इधर चीन की बात करें तो पूर्वी चीन के बहुत से इलाकों में कृषि की जाती है, यानी जो ये हरा प्रदेश दिख रहा है वो एक कृषिगत भूमि का वितरण है विश्व में। जो अपने पास भूमि है उसके ऊपर बात कर दो, यानी इतना क्षेत्र में ही अपन कृषि उगा सकते हैं। ये खाली यहाँ पर मरुस्थल है, ये भी मरुस्थल है, बंजर है, पहाड़ है, पठार है, जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर होता है यानी कृषि होती है, उसी प्रकार से कौन कौन से कल्चर होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में आता है मृदा की जुताई करना, फिर फसलों को उगाना, और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। तो ये सब आता है एग्रीकल्चर के अंदर। अब सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। यानी जो अपने शहतूत के पेड़ होते हैं उन पर रेशम कीट बहुतायत में पाए जाते हैं। अब कोई किसान अपने खेत में शहतूत के पेड़ लगा ले, या कोई ऐसी जगह बची जहाँ पर कृषि यानी फसल उगाना उसके लिए लाभदायक ना हो, तो वहाँ पर रेशम कीट उत्पादन कर सकता है। शहतूत के पेड़ लगाए और उससे वो रेशम प्राप्त करके बाजार में बेच सकता है। फिर है पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। यानी अपने गांव का जोड़ है, अपने गांव वालों से परमिशन लेके उस जोड़ में मछलियों का बीज डाल दिया, मछलियाँ पैदा हो गई, बड़ी होने पर हम उनको बेच के आके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। फिर आता है वीटी कल्चर यानी द्राक्षा कृषि, यानी अंगूरों की खेती होती है वीटी कल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां उगाना, फूल उगाना और फल उगाना, ये आता है सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। अब बात करते हैं अपन कृषि तंत्रों की। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश होते हैं बीज, यानी कृषि करने के लिए कौन कौन से कारक सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले तो चाहिए अपने को बीज चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज चाहिए। फिर अच्छी गुणवत्ता वाला ही उर्वरक चाहिए, मशीनरी चाहिए और श्रमिक चाहिए। फिर जुताई बुआई के बाद सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रिया है। निराई का मतलब होता है कि कुछ जो अपने खरपतवार उगाता है फसल के साथ साथ उसको हटाना निराई कहलाता है। कटाई यानी पकने के बाद जो अपन काटते हैं। इस तंत्रों के निर्गत के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ये देखें यहाँ पर बताया गया है कि कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, यानी ये देखो सबसे पहले निवेश में क्या क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, भाई साधन चाहिए। साधनों की वजह से हम जुताई करेंगे, काटेंगे, फसलों को निकलवाएंगे, तो सब साधन के माध्यम से होगा। अच्छे बीज चाहिए, और रसायनों से मतलब है यहाँ पर अच्छे फर्टिलाइजर चाहिए, यानी अच्छी गुणवत्ता वाला खाद चाहिए। फिर यहाँ पर की जा रही है जुताई, बुआई और छिड़काव की। सबसे पहले जुताई होगी, फिर बुआई की जाएगी, फिर खरपतवार को मिटाने के लिए छिड़काव किया जाएगा, और उसके बाद फसल आएगी और उस फसल को हम मार्केट में बेच सकते हैं। अब बात करते हैं भौतिक निवेश की। भौतिक निवेश में क्या काम आता है कि सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, तापमान अच्छा होना जरूरी है, ना तो ज़्यादा ठंडा प्रदेश हो ना ही ज़्यादा गर्म हो, एकदम 20 से 30 डिग्री का अगर तापमान होगा तो अपनी कृषि बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर वर्षा का होना भी बहुत ज़रूरी है, बिना वर्षा के कृषि नहीं हो पाएगी। मृदा भी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, अगर बालू रेत में अपन फसल उगाने जाएंगे तो अपनी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अब मानवीय निवेश में क्या बताया गया है, ये तो हो गए भौतिक निवेश, यानी जो अपने आसपास का पर्यावरण है उसके द्वारा किस प्रकार के अपना पर्यावरण या किस प्रकार की जलवायु कृषि के लिए चाहिए होती है, वो सब आता है भौतिक निवेश में। मानवीय निवेश में आता है जो मनुष्य खुद यानी किसान खुद अपनी तरफ से करता है। वो क्या करता है, भंडारण, यानी जो फसल निकल जाती है उसको भंडार करके रखना। श्रम यानी मेहनत तो लगती है, मशीनरी और रसायन यानी खाद बीज का काम यहाँ पर होता है। ये होता है मानवीय निवेश के अंतर्गत। अब बात करते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों में बात करें तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों से वर्गीकृत की जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, यानी विश्व में किस प्रकार की मांग। जैसे अपने यहाँ पर गेहूं और चावल की सबसे ज़्यादा मांग है, तो अपने यहाँ पर किसान गेहूं और चावल ही ज़्यादा उगाता है, अन्य फसलें थोड़ी कम मात्रा में उगाता है, क्योंकि अपने यहाँ की जो जनसंख्या है वो खाती यही चीज़ें हैं, डिमांड ही अपने यहाँ पर है। कहीं पर और किसी चीज़ की डिमांड होगी, मक्के की डिमांड है, तो वहाँ के किसान वहाँ पर मक्का उगाएंगे, गेहूँ और चावल वहाँ को खाएगा नहीं, तो उगाने के बाद उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिलेगा। तो
ये हो गया उत्पाद की मांग होगी, श्रम होगी, मेहनत, मजदूर चाहिए अपने को, प्रौद्योगिकी यानी वहाँ पर जो कैसी तकनीक है, अगर कहीं किसी देश में अच्छी तकनीक है कृषि के लिए तो वहाँ पर कृषि का जो उत्पादन होगा, फसल का उत्पादन होगा वो अधिक होगा। और कहीं पर जो कृषि की उन्नत तकनीकें नहीं पहुंची है वहाँ पर पुराने तरीके से यानी जो परंपरागत कृषि है उसी प्रकार से फसल उगाएगा और अपने थोड़े से उत्पादन में ही वो सब्र कर लेगा। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला तो हो गया निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वाह कृषि क्या होती है कि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी यानी तकनीक और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी यहाँ पर निर्वाह कृषि का बताया गया है, निर्वाह कृषि यानी जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास बहुत कम जमीन होती है, वो वहाँ उस जमीन पर उतनी फसल उगा पाते हैं कि साल भर उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और उसके पास तकनीक की भी अभाव होता है, तकनीक नहीं होती और श्रम के लिए वो अपने जो खुद का उनका परिवार ही होता है वो वहीं पर जाकर मेहनत मजदूरी करता है, जिससे वो अपने पूरे साल भर का कोटा कर लेते हैं कि भाई इतनी फसल पैदा हो गई, अपने पूरे साल भर का खर्चा निकल जाएगा, अपने को बाहर से अनाज दाल जो भी चीज़ है नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब इस निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी दो प्रकार हैं निर्वाह कृषि के। सबसे पहला आता है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आता है आदिम निर्वाह कृषि। उसके पहले अपन एक जो रोचक तथ्य बताया गया है यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जैविक कृषि, जैविक कृषि क्या होती है कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी डाला जाता है। यानी जो अपन यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, उनके बजाय अपन देसी खाद जो गोबर से बनी खाद होती है वो यूज में करते हैं। और प्राकृतिक कीटनाशी का यानी जो खरपतवार को मिटाने के लिए अपन कीटनाशी लगते हैं, रासायनिक कीटनाशी लगते हैं, उनकी बजाय प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। तो ये होती है अपनी जैविक कृषि। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में जैसे गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। यानी गहन निर्वाह यानी जो सामान्य औजार होते हैं अपने जो खेती में सामान्यतः काम आते हैं उनका उपयोग होता है। और अधिक मेहनत लगती है उस खेत में उसको फसल उगाने के लिए और साल में 2 से 3 फसलें उगाकर अपना परिवार का गुजारा कर लेता है। अब बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि की। इसमें आती है स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। यानी आदिम निर्वाह कृषि में क्या आता है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरण कृषि क्या होती है वो बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये होती है कि अमेजन के बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। यानी यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो वनस्पति होती है वो पुनः बहुत ही जल्दी पैदा हो जाती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, यानी जो जलाने के बाद जो राख बचती है उसी को वहाँ पर मृदा में मिला दिया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। यानी एक समय के बाद उस भूमि की जो उर्वरता है वो कम हो जाएगी, उसके बाद किसान उसको छोड़कर नए भूखंड पर चला जाएगा, वहाँ पर पेड़ों को काटेगा, जलाएगा और उस राख को मृदा में मिलाकर वापस से खेती करना शुरू कर देगा। स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो जो स्थानांतरण कृषि होती है उसको विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे जोमिंग बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत के अंदर, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, रोका बोलते हैं ब्राजील में और लदांग बोलते हैं मलेशिया में। याद कर लो, जोमिंग होती है उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा होती है मैक्सिको में, रोका ब्राजील में और लद्दाख मलेशिया के अंदर बोला जाता है स्थानांतरण कृषि को। अब बात करते हैं अपन जलवासी पशुचारण की। तो ये होती है कि सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे के और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित मार्गों से घूमते हैं।
यानी जैसे अपने राजस्थान का इलाका हो गया, वहाँ पे मरुस्थल बहुत है, तो गर्मी के दिनों में वहाँ पर चारे और पानी की समस्या रहती है। तो जो पशु चारक होते हैं क्या करते हैं, वो पशुओं को लेकर चल देते हैं, देश के विभिन्न विभिन्न भागों में जाते हैं और जहाँ उनको चारा और पानी मिलता है, इसलिए वो वर्ष भर एक जगह से दूसरी जगह पशु के चारे के लिए और जल के लिए घूमते रहते हैं। जैसे ही मानसून का मौसम आता है, वो वापस अपने प्रदेश लौट जाते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग में प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये सब हो गया जलवासी पशुचारण के अंदर। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। तो वाणिज्यिक कृषि में आता है कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी जो वाणिज्यिक कृषि होती है वो फसल उत्पादन के लिए किया जाता है और पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत जो अपना कृषि क्षेत्र होता है और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा करते हैं और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। यानी यहाँ पर 3 प्रकार की कृषि होती है, मिश्रित कृषि, अनाज कृषि और रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि के अंदर आती है। यानी इनको उगाते हैं, अपन खुद काम में नहीं लेता किसान और सीधा इनको मार्केट में बेच के आ जाता है। तो ये होती है वाणिज्यिक कृषि। अब बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो इसमें आती है कि फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण यानी जहाँ पर गर्मी भी होती है और ठंड भी होती है, उन इलाकों में घास के मैदानों में वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख क्षेत्र उपलब्ध है। यानी जैसे गेहूं हो गया, गेहूं अपन ने उगाया, गेहूं वाणिज्यिक कृषि में आता है। गेहूं उगाया, पका, अपन ने काटा, निकलवाया, निकलवाने के बाद सीधा अपन मंडी में जाके बेच के आएंगे और बदले में पैसे लेकर आ जाएंगे। ये होता है वाणिज्यिक कृषि। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है, जो केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ये होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि। इसमें होता है कि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। यानी मिश्रित कृषि का है कि भोजन और चारे की फसल उगाने की मिश्रित कृषि होती है। जैसे कोई किसान है, किसान के पास इतना सा खेत है और थोड़ी सी यहाँ पर मकान बना के यहाँ पर ज़मीन खाली बची है, तो इस ज़मीन खाली जो बची हुई है यहाँ पर वो फसल नहीं उगा सकता। यहाँ पर तो उसने फसल उगाई, साथ में उसने पशुपालन भी यहाँ पर, यानी यहाँ पर उसने पशु पाली, पशुपालन किया, पशुओं से वो अंडे, मांस, मछली जो अपना दूध होता है वो उत्पाद करके बाजार में बेचता है। तो ये होता है मिश्रित कृषि। यानी किसान खेती के साथ साथ अगर पशुपालन भी करता है तो वो करता है वो मिश्रित कृषि। अब बात करते हैं रोपण कृषि की। तो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि के परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। जैसे गन्ना हो गया या फिर केला हो गया, मान लेते हैं केले के अपन ने पेड़ लगाए और उसके बाद केला जब पक जाता है तो अपन सीधा उनको उठा के मार्केट में आके बेच सकते हैं। अगर अपने पास परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं होंगे तो केला अपने जो या तो घर में रखा रखा ही खराब हो जाएगा। यानी रोपण कृषि होती है जिसको तुरंत निकाल के जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाना होता है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र है विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका चाय में इसके कुछ उदाहरण। यानी मलेशिया में रबड़ बहुतायत में होता है, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय बहुतायत में की जाती है। अब बात करते हैं मुख्य फसलों की। मुख्य फसलों में बात करते हैं तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित होती हैं, उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आपूर्ति करते हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं, यानी सीधे खाने के काम में आती हैं। जूट, कपास और रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। अब सबसे पहले फसलों में आता है अपना चावल का। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। यानी जहाँ गर्मियाँ होती है और थोड़ी कम गर्मी वाला इलाका होता है वहाँ पर ये उन प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए,
अधिक आर्द्रता होनी चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, इसके बाद भारत का नंबर आता है, फिर जापान का, श्रीलंका का और मिस्र का। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की उगाई जा सकती हैं। अब बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं के वर्धन में काल में मध्यम तापमान होना चाहिए और वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। यानी गेहूं की फसल की बात करें तो मध्यम तापमान होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए और इसकी कटाई के समय तेज धूप भी जरूरी होती है। इसका विकास होता है वो दोमट मृदा में बहुत अच्छे तरीके से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। यानी अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में गेहूं को काट लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। मिलेट की बात करते हैं तो ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है। कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक भी देश हैं। यानी मिलेट में कौन कौन सी आती हैं? मिलेट में आती है अपनी ज्वार, बाजरा और रागी। ये मुख्यतः मिलेट की जो फसलें होती हैं उनमें आती है। यानी बाजरे की कृषि यानी मोटे अनाज वाली जो कृषि होती है वो सब मिलेट में आते हैं। अब बात करते हैं मक्का की। इसके लिए मध्यम तापमान होना चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। उसके बाद मक्का को कोन के नाम से जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कपास की। तो कपास है कि इसकी वृद्धि के लिए दो उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। पाला रहित दिन का मतलब है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अधिक ठंडा पड़े, वो होता है पाला रहित दिन। फिर यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। फिर है पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप से भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन का मतलब होता है जूट। अब देखो, फिर बात करते हैं कॉफी। इसके लिए गर्म व आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। यानी ब्राजील सबसे ज्यादा उगती है कॉफी, ब्राजील में, फिर कोलंबिया में और फिर भारत में। अब देखो, यहाँ पर एक रोचक तथ्य बताया गया है कि कॉफी के पौधे की खोज किसने की थी। तो कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछलकूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। यानी उसने देखा कि उसकी बकरियां कुछ पत्तों को खाने के बाद ज़्यादा उछल कूद करती थी, यानी ज़्यादा प्रसन्न रहती थी। तो उसने भी वो चक्कर देखा तो उसे भी बड़ा आनंद आया, यानी बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद उसने अपनी खोज को सब लोगों को बताया। अब है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली चाय एक पेय फसल है, यानी चाय को अपन पीते हैं। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी चाय की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को चुगने के लिए बहुत से ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। यानी यहाँ पर श्रम बल बहुत ही अधिक लगता है। अब बात करते हैं कृषि का विकास का। तो कृषि का विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से है। यह
कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के द्वारा। कृषि का जो मशीनीकरण भी है वो भी एक कृषि के विकास का अन्य पहलू है। यानी ये सब विभिन्न प्रकार की चीजें करके अपन कृषि के विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाना है। यानी अगर कृषि के विकास को अपन बढ़ाएंगे तो साथ साथ में जो खाद्य सुरक्षा है, अच्छा गुणवत्ता वाला खाद्य है या अनाज है, वो भी अपन लोगों को मुहैया करा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। छोटी जोतों का मतलब है कि छोटे एरिया में, जैसे अपने किसान हो गए, अपने भारत की बात करें तो वहाँ पर बहुत से ज़्यादा यानी लगभग किसान छोटे किसान होते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए अपने खाने के लिए ही फसल उगा पाते हैं। वो बेचने के लिए फसलें जहाँ पर नहीं उगा पाते क्योंकि उनके पास उतनी ज़मीन ही अवेलेबल नहीं है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे राज्य अमेरिका, वस्तु स्थिति अध्ययन के विकासशील और विकसित देशों कृषि विषय के बारे में जाने। ये चीज हमें जानने के बारे में कोई जानने की आवश्यकता नहीं है कौन कौन से फार्म है, बस ये जान लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता है और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। यानी खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब किसी भी व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त समय पर सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, तब हम समझेंगे कि अपने देश में खाद्य सुरक्षा है। अभी यहाँ पर बताया गया है कि भारत का एक फार्म, तो भाई एक भारत का फार्म है, छोटा सा गांव है, छोटा सा किसान है, उसके पास छोटी सी ज़मीन है, अधिक उपज देने वाले वर्ष पर कृषि करता है, वो 2 फसलें उगाता है, सामान्यतः गेहूँ और चावल उगाता है, और फिर आसपास के लोगों को सलाह देता है, मशीनों का उपयोग करता है। ये सब भारत का फार्म हो गया। अमेरिका के फार्म में बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा फार्म होता है। अपने यहाँ 1.5 हेक्टेयर का ही एक व्यक्ति के पास नॉर्मली औसत की बात करें तो होता है, और वहाँ पर 250 से 300 हेक्टेयर का एक बड़ा फार्म होता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी उपकरणें लगी होती हैं। वो एक अपने किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी पूरे साल भर की ज़रूरतों के लिए खेती करता है, लेकिन वहाँ का किसान एक व्यावसायिक रूप में ही कृषि करता है। यानी एक व्यवसाय के रूप में कृषि करता है। 250 से 300 हेक्टेयर की भूमि होती है उसके पास। अच्छी मृदा के लिए वैज्ञानिक उपलब्ध रहते हैं, कंप्यूटर है, पूरी पूरी तकनीक होती है। तो ये सब इन दोनों फार्मों के अंतर्गत भिन्नता होती है। वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने को लाइक भी करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं लगी, हम किस प्रकार की सुविधा या किस प्रकार से हम किस चीज़ में सुधार कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ हमें कुछ चीज़ टॉपिक खोलकर पढ़ाना है या जल्दी जल्दी कराना है। वो सब आप भी अपने जो सुझाव है वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर @संकलन क्लासेज अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर S बड़ा है, C बड़ा है, ये आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार हिंदी में अपना चैनल का नाम लगेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। वीडियो की PDF भी नहीं मिलेगी और वीडियो का नोटिफिकेशन भी इसी चैनल पर आता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।